Now today we are going to start another video lecture of chemical kinetics। और आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे होंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है वो हमारा डिफरेंशियल रेट लॉ था, क्योंकि हमने वहाँ पर डी साइन का यूज़ किया, डिफरेंशिएशन वाले डी का, आपको याद होगा। तो आज हम लोग डिफरेंशियल रेट लॉ को इंटीग्रेटेड रेट लॉ में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें आज हम लोग पहले पार्ट में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक जनरल इक्वेशन बनाएंगे, जिस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे आने वाले वीडियो क्लासेस में। तो आज हमारा ये टारगेट है कि हम लोग डिफरेंशियल रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर वाले को कन्वर्ट करेंगे जनरल इक्वेशन में, किसके थ्रू? इंटीग्रेशन के थ्रू। क्योंकि आपने सुना होगा कि डिफरेंशिएशन का अपोजिट क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमें जो पता है, सपोज रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट, और हमारा कौन सा टारगेट हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, जैसा कि आपको पता होगा कि अगर हमें इसका रेट लिखना है तो हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला, रेट लिखने के लिए आपको एकदम इस चैप्टर के स्टार्ट में बताया गया था, माइनस डी ऑफ आर बाय डी टी। ये तरीका आपको बताया गया था लिखने का, रेट लिखने का। रिएक्टेंट है इसलिए हमने यहाँ बाहर पे क्या लगाया? माइनस लगाया। ये भी आपको याद होगा माइनस क्यों लगाया, ताकि ओवरऑल रेट क्या हो जाए? पॉजिटिव। रेट लिखने का एक और तरीका, रेट लॉ एक्सप्रेशन में आपने सीखा कि r टू द पावर क्या लिखेंगे यहाँ पर? जीरो। क्यों लिखा हमने जीरो? क्योंकि हम कौन सा भी पढ़ रहे हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो हमने यहाँ रिएक्टेंट के पावर में क्या लिख दिया? जीरो। अब देखिए ये भी रेट है और ये भी रेट है, इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं, ये इक्वेशन 2। सपोज दोनों ही रेट है तो दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 माइनस डी आर बाय dt is equal to k r to the power 0। समथिंग टू द पावर 0 क्या होता है? 1। तो आप इसको यहां से एलिमिनेट भी कर सकते हैं। नाउ माइनस डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे? k। अब आप एक बात को समझिए कि हमारा टारगेट क्या है। इसे हम क्या कहते हैं? ये हमारा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। कौन सा है? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। लेकिन इस मेथड से बहुत इजी वे में सॉल्विंग नहीं होने के कारण, थोड़ा कन्वीनियंट बनाने के लिए हम इस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को कन्वर्ट कर देंगे जनरल इक्वेशन में, जिसे हमने क्या नाम दे रखा है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ। मतलब हम इसका क्या करने वाले हैं? अभी इंटीग्रेशन करने वाले हैं। आपको एक दो छोटा छोटा फॉर्मूला जो है वो मैं आपको याद दिला देता हूँ इंटीग्रेशंस के। फिलहाल तो जीरो ऑर्डर के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला आप देख लें, उसमें ही आपका काम चल जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर वाले में फिर मैं आपको दूसरा फॉर्मूला बताऊंगा। तो जो एक फॉर्मूला हमारे पास है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू क्या होती है? x। बिकॉज ये d डिफरेंशिएशन को डिनोट कर रहा है और ये इंटीग्रेशन का साइन है, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, रिजल्ट बाहर क्या आ गया? x। ठीक है, तो आप देखिए अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, माइनस डी आर बार इक्वल टू के, और यहाँ हमने क्या लिख दिया? dt। तो आप देखो यहाँ dt को हमने कहाँ भेज दिया? राइट साइड में भेज दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बिकॉज हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ बनाना है। तो मैं इंटीग्रेशन करूंगा। मैंने इस तरफ भी इंटीग्रेशन लगाया, ये माइनस कांस्टेंट है बाहर रखा, और इधर भी इंटीग्रेशन लगाया। ये के कांस्टेंट था, मैंने कहाँ रखा इसको? बाहर। बिकॉज इंटीग्रेशन करते वक्त कांस्टेंट को कहाँ छोड़ा जाता है? बाहर। कांस्टेंट कौन? वेरिएबल कौन? तो इस क्वेश्चन के अंदर में रिएक्टेंट में चेंज आ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो रेट चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन के ऑफ रिएक्टेंट का, वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब दोनों तो जो कंसंट्रेशन है और जो टाइम है, दे बोथ आर वेरिएबल्स, और बाकी सारे क्या होंगे? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हमने यहाँ पे बाहर छोड़ दिया। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, तो जैसा कि आप यहाँ फॉर्मूला देख पा रहे होंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू कितनी है? x। तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ r है, तो वैल्यू कितनी होगी? r। k t, जैसे dx का x वैसे dt का t हो गया। और इंटीग्रेशन करने के बाद हमने यहाँ c ऐड कर दिया, जो हमारा क्या है? इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। क्या है हमारा?
इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। जब भी आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको वहां पर एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। इनडेफिनिट उसे कहते हैं जहां जिसमें यहाँ पर लिमिट नहीं लगी होती, ठीक है। तो सिंपली हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो हमारा ये रिजल्ट रेडी हो गया। मगर ये वाला तो एक जनरल इक्वेशन है, हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है k की या t की। उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे वो आप देखिए। सबसे पहले यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था उस समय कंसंट्रेशन क्या था। ये जो हमने यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ R ले रखा है, ये कौन सा कंसंट्रेशन होता है? सबसे इंपॉर्टेंट ये बात भी जानना है, ये है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट एनी इंस्टेंट टाइम t, या ये भी कह सकते हैं आफ्टर टाइम t, ठीक है। इस पे ध्यान रखिएगा, एट एनी इंस्टेंट टाइम t। कंसंट्रेशन ऑफ R किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी इंस्टेंट टाइम t। अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ कि अब इनिशियली जो यहाँ पर वैल्यूज है उनको रखना है। आप देखिए ये C की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब आपको यहाँ समझना पड़ेगा। तो आप देखो इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, जिस समय टाइम क्या था? 0, टाइम 0 था। उस समय जो रिएक्टेंट था उस रिएक्टेंट की वैल्यू हम कितनी मान लेते हैं? R0। ये हमने लेट कर लिया कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ टाइम 0 था तो इनिशियली रिएक्टेंट कितना था हमारे पास? R0। अब इस वैल्यू को, इनिशियल वैल्यू को हम यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं इक्वेशन 3 में। इससे हमारे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए 3 इंप्लाइज 3 में वैल्यू डाल रहे हैं माइनस R की जगह क्या डाला हमने? R0, है ना। KT, K इंटू T प्लस C। आप नोटिस करो कि C की वैल्यू आ रही है माइनस R0। अब इस C की वैल्यू को हम कहाँ डालेंगे? इक्वेशन 3 के अंदर। इसको मैं जरा हटा देता हूं। अब हम लोग क्या करेंगे कि पुटिंग वैल्यू ऑफ या पुटिंग C इक्वल टू माइनस R0 इन इक्वेशन 3, ठीक है। 3 में वैल्यू को डालिए, क्या हो जाएगा? माइनस R इज इक्वल टू KT माइनस R0। थोड़ा सॉल्व करेंगे, इस R0 को लेफ्ट साइड लेके आओ तो क्या होगा? माइनस से प्लस हो जाएगा। ये हमने यहाँ लिखा R0 माइनस R इज इक्वल टू KT। देयरफॉर K इज इक्वल टू R0 माइनस R डिवाइडेड बाय T। यही है हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये हमने कैसे रेडी किया? हमने डिफरेंशियल रेट वाले को इंटीग्रेट कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे dt को हमने उधर भेजा, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, फॉर्मूला लगाया। C की वैल्यू हमने कैसे निकाली? इनिशियली वाले कंडीशन को यूज करके, ठीक है। और जब इसको हमने सॉल्व किया तो रिजल्ट में हमारा k का वैल्यू ही निकल के आया। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये k क्या है? रेट कांस्टेंट। आपको याद होगा k क्या है हमारा? रेट कांस्टेंट। R0 क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। R क्या है? कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t या इंस्टेंट टाइम t पर। बहुत बार आप ऐसा भी देखेंगे कि इस R की जगह पर आपको बहुत जगह बुक में ऐसा R और यहाँ t लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि वो कब का कंसंट्रेशन है? आफ्टर टाइम t का कंसंट्रेशन है। समझ पा रहे हैं आप बात को? ये हमारा फॉर्मूला। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें या आप इसको नोट कर लें। अब मैं आपको एक और छोटा सा बात यहाँ बताने वाला हूँ, लेकिन पहले आप ये नोट कर लें, ठीक। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए यहाँ पे आपको एक और चीज़ बतानी है, उसको ही बताते हैं। आप ये फॉर्मूला ध्यान में रख लो और मैं इसको सिर्फ इस पार्ट को हटा देता हूँ। अब मुझे आपको बताना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हाफ लाइफ जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? टी हाफ से। टी के टेल में क्या लिख देते हैं? हाफ। इसका क्या मतलब है? टाइम एट विच 50% रिएक्शन इज कंप्लीटेड।
मतलब टी हाफ हम उस टाइम को कहते हैं जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब है कि टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी हाफ, और कंसंट्रेशन ऑफ आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R0/2। क्यों R0/2? इनिशियली कंसंट्रेशन R0 था, जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गया होगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन भी हाफ बचा होगा, है ना। तो उसी अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि R की वैल्यू क्या डालेंगे, R0/2। तो R0/2 हमें इस इक्वेशन में प्लेस करना, टी के जगह क्या डालना है, टी हाफ, और हमें टी हाफ की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो रिजल्ट हमारे पास है, इसमें अगर हम टी को ऊपर लेके आए और के को नीचे लेके जाएं तो हम लिख सकते हैं ना कि वी हैव टी इज इक्वल टू R0 माइनस R डिवाइडेड बाय के। ये तो हमारे पास रिजल्ट पहले से है ना। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे प्लेस करते हैं, ये दोनों वैल्यू को, तो टी हाफ की वैल्यू क्या होगी, R0 माइनस R0/2 डिवाइडेड बाय के। R0 में से R0/2 को माइनस करेंगे, इट बिकम्स R0/2, और इस के को आप साथ में लिख दीजिए R0/2 के। फाइनली हमने क्या रेडी किया, एक और फॉर्मूला हमारे पास आ गया कि टी हाफ इज इक्वल टू R0/2 के। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा आ गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर हम रेट कांस्टेंट निकालने बोलेगा उसके लिए, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी निकालने को बोलेगा उसके लिए हम वहां पे उसको आर को डिनोट करेंगे। अब अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से डिनोट किया होता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बस आपको ये समझना है कि R0 क्या है, R क्या है, T क्या है और K क्या है, और ये क्या है हमारा हाफ लाइफ। अब एक बात आप समझिए कि यहां से एक रिजल्ट निकल करके आता है कि जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। आ रहा है, देखिए आप यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैं इस कांस्टेंट को यहाँ से एलिमिनेट कर दूं तो यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन लगा सकता हूं। उसके बाद हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। तो ये दो चीजें यहां निकल के आ रही हैं कि जो हाफ लाइफ होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, रेट कांस्टेंट का। तो मैंने आपको यहाँ पर दो फॉर्मूला बताया। अभी मैंने आपको बताया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कैसे हम लोग डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ में कन्वर्ट किया बाय यूजिंग अ वेरी स्मॉल इंटीग्रेशंस फार्मूला। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और इस वीडियो में अभी फिलहाल के लिए इतना ही। आपको नए वीडियो लेक्चर में बताएंगे कि कैसे हम लोग, जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बनाया वैसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी फार्मूला बनाएंगे और उसका भी हाफ लाइफ निकालेंगे। लेकिन पहले आप इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।